नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस कुमार रवि और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ग्लोबल कोचिंग। ग्लोबल कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारा प्रयास ये है कि हमने जो ज्योग्राफी की सीरीज शुरू की है, इसमें हम जो कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट पर चर्चा करेंगे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट का बहुत बड़ा रोल बढ़ता जा रहा है एग्जाम में। आज के समय में जो एग्जाम का ट्रेंड चेंज हो रहा है कि पहले क्या होता था, पहले वन लाइनर क्वेश्चन की तरह एग्जामिनर पूछ लेता था, लेकिन अब जो है फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है इन प्रेजेंट टाइम में। तो उसी तरीके से हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ज्योग्राफी में, आप इधर देख ही रहे हैं, यहाँ पर एक स्लाइड लगी है जो कि वायुमंडल से संबंधित है। तो आज जो हमारा क्लाइमेटोलॉजी का पहला टॉपिक रहने वाला है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। अगर हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है वायुमंडल या घटनाओं से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो छूटना ना पाए। किसी भी प्रकार के कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट पर आधारित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इस वीडियो में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आज की वीडियो होने वाली है। तो देखते हैं कि वायुमंडल जैसा कि क्या है वायुमंडल। इसकी संरचना की बात करेंगे कि वायुमंडल की संरचना कैसी होती है। इसके संगठन की बात करेंगे कि वायुमंडल का संगठन यानी हमारा जो वायुमंडल है वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बना है, उस पर चर्चा करते हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है वायुमंडल। जैसे कि यहाँ पर ये पृथ्वी या अर्थ यहाँ पर बनी हुई है और इसके चारों ओर कुछ परतें हैं। यहाँ पर जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, या इसी को आयन मंडल की संज्ञा भी दी जाती है। इसी को आयन मंडल भी कहा जाता है। तो इन्हीं सभी, और सबसे ऊपर की ओर है एक्सोस्फीयर या बाह्य मंडल। तो इन सब परतों के तो लेयर्स का तो हम अध्ययन करेंगे ही, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि वायुमंडल क्या है। मान लीजिएगा अगर ये ग्लोब है, ये अर्थ है, तो इसके चारों ओर का जो बाह्य आवरण होता है उसी को हम वायुमंडल की संज्ञा देते हैं। इसकी संज्ञा देते हैं वायुमंडल की। यानी पृथ्वी के चारों ओर का एक ऐसा आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से ढके रहता है, तो वो क्या कहलाता है? पृथ्वी का वायुमंडल कहलाता है। और पृथ्वी का वायुमंडल जो है ये क्या है? ये है गैसों का, क्या है भाई वायुमंडल? ये है गैसों का एक असमांगी मिश्रण है। असमांगी मिश्रण है। अगर आपसे कोई पूछे कि वायुमंडल किन चीजों से मिलकर के बना है, तो सबसे पहली बात तो ये गैसों का मिश्रण है। असमांगी इसलिए क्योंकि इसमें जो गैसों, अलग अलग प्रकार की जो वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं उनका रेशियो अलग अलग है, वो अलग अलग अनुपात में, इसलिए गैसों का असमांगी मिश्रण है। अच्छा, ये जो वायुमंडल है हमारे पृथ्वी का, ये पृथ्वी से, वायुमंडल पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण एक बल है, बल से संबंधित है। कहने का मतलब ये पृथ्वी के जो चारों ओर गैसों का आवरण है ये यहाँ से हट क्यों नहीं जाता? क्योंकि पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। वो गुरुत्वाकर्षण बल इस वायुमंडल को अपने चारों ओर रोके हुए है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये वायुमंडल जो है किस प्रकार से संबंधित है पृथ्वी से, ये गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन है या गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो वायुमंडल की हम बात कर रहे हैं, ये जो वायुमंडल है ये सूर्य से आने वाली किरणों के लिए, सूर्य से आने वाली लघु तरंगों के लिए, लघु तरंगों के लिए तो पारदर्शी है। पारदर्शी का मतलब यहाँ पर ये है कि जो सूर्य से लघु तरंगे आ रही हैं उन्हें तो ये वायुमंडल आने देता है, यानी पृथ्वी तक आने देता है। लेकिन जो पार्थिव विकिरण है, पार्थिव विकिरण है,
इन्हीं को दीर्घ तरंगे भी बोलते हैं। तरंगों के लिए अपारदर्शी है। क्या है भाई? अपारदर्शी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सूर्य से किरणें आ रही हैं उनको तो आने देता है, लेकिन जिन किरणों को पृथ्वी भेजती है और वायुमंडल से बाहर करने का प्रयास करती है, उनके लिए क्या है? अपारदर्शी है, यानी उन्हें जाने नहीं देता है। तो बात करते हैं वायुमंडल की संरचना की। वायुमंडल किन किन चीजों से मिलकर के बना है? जैसा कि हमने अभी बताया कि हमारा जो वायुमंडल है वो गैसों का मिश्रण है। तो देखते हैं किन किन गैसों का मिश्रण है, क्या क्या इसके संगठन में है। वायुमंडल की संरचना का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि वायुमंडल की संरचना में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे कौन कौन से तत्व हैं, या ऐसे कौन कौन से गैसें हैं जो इसमें उपस्थित हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, मूल रूप से गैसें इसमें पाई जाती हैं। जलवाष्प उपस्थित होती है और एरोसोल। मुख्यतः यह एक प्रकार के कण होते हैं, एरोसोल। इन तीनों चीजों से मिलकर ही हमारे वायुमंडल का निर्माण होता है, यानी हमारा वायुमंडल इस्टेब्लिश होता है। अगर गैसों की मैं बात करूं, जो हमारे वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं, हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें दो प्रकार की गैसें होती हैं, जिन्हें हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कुछ लोग एक साथ ही बता देते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन को पूछे जाने का ट्रेंड है, उस तरीके से मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो जो गैसें हैं ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है स्टेबल गैसेस और दूसरी होती है अनस्टेबल गैसेस, यानी स्थायी गैस और अस्थायी गैस। स्थायी गैस और दूसरी है अस्थायी गैस। अब यहाँ पर आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि सब स्थायी गैस कौन सी है, अस्थायी गैस कौन सी है। तो स्थायी का मतलब है जो स्थिर है वायुमंडल में। सीधी सी बात है, यहाँ पर पता चल रहा है कि वायुमंडल में जो गैसें स्थिर हैं वो स्थायी हो गई, और जो वायुमंडल में अस्थिर है वो अस्थायी हो गई। सीधे सीधा सा मतलब है। कहने का मतलब ये है, जिन गैसों का अनुपात वायुमंडल में नहीं बदलता तो वो स्थायी गैसों के अंतर्गत आती है। वे गैस आती है जिनका परिवर्तन नहीं होता, जिनमें उनका अनुपात चेंज नहीं होता है, स्थिर अवस्था में रहती है। ठीक। जिन वायुमंडलीय गैसों में परिवर्तन होता रहता है, उनकी मात्रा बदलती रहती है, वो अस्थायी गैस है। तो इनमें कौन कौन सी गैस स्थायी गैस के अंतर्गत आती है और कौन कौन सी अस्थायी के अंतर्गत आती है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो वायुमंडल की वो गैस जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, नाइट्रोजन, इसके अंतर्गत आती है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि नाइट्रोजन एक वायुमंडलीय गैस है, तो वो कैसी गैस है? वो स्थायी गैस है। दूसरी है ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पर है, लेकिन इसका मात्रा भी दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर नाइट्रोजन अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन पाई जाती है, और तीसरी जो स्थायी गैस है वो है आर्गन। ठीक है भाई। अब हम इधर देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी जो गैस है जो अस्थायी रूप में है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक तो CO2, दूसरी ओजोन जिसे हम O3 कहते हैं, ये अस्थिर है। तीसरी जो है मेथेन ले सकते हैं। तो और अन्य बहुत सारी जिनॉन हो सकती है, XE, और बहुत सारी गैसें हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दिया। कार्बन डाइऑक्साइड एक अस्थायी गैस है, ओजोन एक अस्थायी गैस है, मेथेन एक वायुमंडल में पाई जाती है लेकिन अस्थायी है, इसकी मात्रा बदलती रहती है इसलिए परिवर्तनशील गैस है, अस्थायी है। तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस स्थायी गैस के अंतर्गत आती है। तो हमारी जो ये तीन गैस है ये स्थायी है। अगर मैं वायुमंडल में इसकी मात्रा की बात करता हूं तो ये वायुमंडल में 78% है, यानी इसकी मात्रा जो है वायुमंडल में सबसे अधिक है। इसकी विशेषता ये है कि वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने के साथ साथ ये गैस जो है ऑक्सीजन को नियंत्रित करके दहन की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। नाइट्रोजन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वायुमंडलीय गैस कौन सी है जो दहन की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। तो दहन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाली जो गैस है वो नाइट्रोजन गैस है। तो ये दहन की प्रक्रिया को क्या करती है? नियंत्रित करती है।
नियंत्रित करती है। ठीक। दूसरी बात, ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं वायुमंडल में ऑक्सीजन के अनुपात की, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का अनुपात 20.95 है, लगभग 21% के आसपास। सीधा सीधा कहा जाता है कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस पाई जाती है वो 21% होती है, दूसरे नंबर पर है। ये एक बहुत ही उपयोगी गैस है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं, O2 की अगर हम बात करते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है, क्योंकि इसी के माध्यम से जीवों में जीवन संभव होता है। आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन जो है पेड़ पौधों से हमें मिलती है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है। ठीक। ये जो है दहन की प्रक्रिया को संचालित करती है। कहने का मतलब, जो दहन की प्रक्रिया है, दहन की प्रक्रिया को संचालित करती है। यूं कह सकते हैं, दहन की प्रक्रिया, अगर वायुमंडल से ऑक्सीजन समाप्त हो जाए तो हमारे वायुमंडल में दहन की प्रक्रिया संचालित या दहन की प्रक्रिया नहीं होगी। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है जीवन के लिए। तो प्राणदायी गैस तो है ही, दहन की प्रक्रिया को भी संचालित करती है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से है? इसकी उत्पत्ति पेड़ पौधों से मिलती है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन गैस पेड़ पौधे क्या करते हैं? छोड़ते हैं या निःसृत करते हैं। तो एक फैक्ट यहाँ से मिल जाता है। अगर हम आर्गन की बात करते हैं कि जो आर्गन स्थायी गैस है, हमारी वायुमंडल की स्थायी गैस है, वायुमंडल में इसकी जो मात्रा है, इसकी मात्रा लगभग 0.093% है। ठीक है, कितनी है? लगभग 0.039%, तीसरे नंबर की ये गैस है। तो यहाँ पर आई होप इन गैसों के जो स्थायी गैस है इनके बारे में आप समझ गए होंगे। आगे हम चर्चा करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, मेथेन है, इसकी भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो एक अस्थायी गैस है, सबसे पहली बात तो ये ग्रीन हाउस गैस है, यानी तापमान को बढ़ाने का कार्य करती है, ग्रीन हाउस गैस है। वायुमंडल में इसकी अगर मात्रा की मैं बात करता हूँ, तो वायुमंडल में इसकी मात्रा 0.038% के आसपास है। ये इंपॉर्टेंट है। 3-4 गैसों का ही जो रेशियो एग्जाम में पूछा जाता है, जो अनुपात पूछा जाता है, वो नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, आर्गन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ही पूछा जाता है। और तो बहुत सारी गैसें हैं, हीलियम भी है, नियॉन भी है, जिनॉन भी है, मेथेन भी है। हालांकि इनका रेशियो पूछा ही नहीं जाता, बाई चांस कभी पूछ ले तो वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन स्थायी और अस्थायी के बारे में मैक्सिमम बनते रहे हैं। तो ये ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये श्वसन की प्रक्रिया को संभव बनाती है या सक्षम बनाती है। ये इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है श्वसन की प्रक्रिया को संभव बनाती है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये फैक्ट हो सकता है। अगर हम जलवाष्प की बात करते हैं, मैं यहाँ पर दूसरी स्लाइड ले लेता हूँ। अगर हम बात करते हैं जलवाष्प की, गैसों के बारे में हमने देख लिया है। जलवाष्प की अगर हम बात करें, वाटर वेपर, वाटर वेपर, सबसे पहली बात ये है क्या? तो ये जल का ही गैसीय रूप है। जलवाष्प जल का ही गैसीय रूप है। हमारे वायुमंडल में ये भी एक ग्रीन हाउस गैस की भांति कार्य करता है, GHG है ग्रीन हाउस गैस की, यानी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, वायुमंडलीय तापमान बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे ही वाटर वेपर भी या जलवाष्प भी एक ग्रीन हाउस गैस की तरह कार्य करता है। जल का ही गैसीय रूप है। इसकी अगर मैं मात्रा की बात करूं, इसके रेशियो की बात करूं कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत होती है, तो इसकी मात्रा वायुमंडल में 0 से लेकर के 4% तक होती है। अब आप कहोगे ये कैसे है? ये जो है हमारी पृथ्वी के धरातल पर आर्द्रता के अकॉर्डिंग, आर्द्रता के अनुसार इसका अनुपात अनुपात बदलता रहता है। अर्थात यदि हमारे पृथ्वी पर
किसी स्थान पर आर्द्रता अधिक है, आर्द्रता अधिक है, तो वहां पर जलवाष्प की मात्रा अधिक हो जाएगी। जलवाष्प की मात्रा क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। यदि किसी स्थान पर आर्द्रता कम है तो वहां वाटर वेपर भी क्या होगा? वहां पर वाटर वेपर भी कम होगा, यानी वहां पर जलवाष्प की मात्रा भी कम होगी। जैसे हम देखते हैं, जैसे मान लीजिएगा भारतीय क्षेत्र की अगर मैं बात करता हूँ, भारतीय रीजन की बात करता हूँ, भारत की भौगोलिक अवस्थिति की बात करता हूँ, तो उत्तर भारत में की बात करें या दक्षिण भारत की बात करें, जैसे कि राजस्थान वाला क्षेत्र है, तो राजस्थान में आर्द्रता जो होती है वो लगभग, या जलवाष्प की जो मात्रा होती है वो 1% से भी कम होती है। राजस्थानी क्षेत्र में या रेगिस्तानी क्षेत्र में जलवाष्प की मात्रा 1%, क्योंकि ये नमी, ये जो यहाँ की भूमि है ये शुष्क है, शुष्कता इस क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है। और जब इस क्षेत्र में शुष्कता अधिक होगी यानी जल की मात्रा कम होगी, तो वहां पर जलवाष्प की मात्रा भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जिन क्षेत्रों में आर्द्रता या जल की मात्रा अधिक होगी, वाटर वेपर ज़्यादा होगा, तो वहां पर जो है जलवाष्प की मात्रा भी ज़्यादा होगी। यदि हम एक पॉइंट यहाँ पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि विषुवत रेखा से, ये पॉइंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा में क्या आती है? कमी आती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है। इससे हम क्या समझ रहे हैं? जो पॉइंट हमने ये लिखा है, इसका तात्पर्य क्या, इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब ये है कि विषुवत रेखा पर सबसे अधिक जलवाष्प की मात्रा होती है, और जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है। मान लीजिएगा ये ग्लोब है और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, यानी ये विषुवत रेखा है। तो इस वाले क्षेत्र की बात करूं मैं, इस वाले क्षेत्र में जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी, और जैसे जैसे हम यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे यानी ध्रुवों की ओर जाएंगे, 90 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र की ओर जाएंगे, तो वहां पर जलवाष्प की मात्रा में क्या आएगी? कमी आएगी। हमने इस बात का अध्ययन यहाँ पर कर लिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलवाष्प की मात्रा ध्रुवों पर अधिक होती है या विषुवत रेखा पर अधिक होती है? तो विषुवत रेखा पर जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। इसका क्या कारण है कि विषुवत रेखा पर ही जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है? तो इसका कारण यह है कि ये जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है या विषुवत रेखीय क्षेत्र है, यहाँ पर वर्ष भर प्रतिदिन वर्षा की मात्रा का अनुपात नियत बना रहता है, यानी इस क्षेत्र में 0 डिग्री या भूमध्य रेखीय क्षेत्र में प्रतिदिन वर्षा या आर्द्रता की मात्रा बनी रहती है। मुख्य कारण इसका यही है। जलवाष्प का योगदान हमारे वायुमंडल में किस तरीके से हो सकता है, तो उसका भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अरे छोटा हो गया ये। यहां पर देख लेते हैं हम, यहां पर देख लेते हैं। हमारे जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, हमारे वायुमंडल की मौसमी जितनी भी घटनाएं हैं, वो जलवायु के माध्यम से ही संपन्न होती हैं। चाहे वो कोहरा हो, बादल हो, वर्षा ऋतु हो, वर्षा हो, तो ये सारी जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं जलवाष्प के माध्यम से ही संपन्न होती है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि मौसमी घटनाओं के लिए कौन उत्तरदायी है? जलवाष्प एक मुख्य फैक्टर हो सकता है। संघनन की प्रक्रिया वर्षा
वर्षण की प्रक्रिया में संघनन की प्रक्रिया जल वाष्प के माध्यम से ही होती है। ठीक, ये जल वाष्प के माध्यम से जितने इफेक्ट हो सकते थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। नेक्स्ट बात करते हैं एरोसोल। नेक्स्ट तीसरा कंटेंट जो है, तीसरा तत्व जो है वो एरोसोल है। तो ये एरोसोल क्या तत्व है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्या है। मुख्यतः इस तत्व की अगर हम बात करते हैं, इस चीज़ की अगर हम बात करते हैं, ये है क्या, तो ये एक प्रकार का निलंबित कणिकीय पदार्थ है, यानी कण है। कणिकीय पदार्थ है जो आर्द्रता ग्राही नाभिक की तरह कार्य करता है। हमारे वायुमंडल में आर्द्रता ग्राही नाभिक की तरह कार्य करता है। ठीक है, ये कहने का मतलब ये आर्द्रता को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। तो इसीलिए एरोसोल वह कण है जो आर्द्रता को ग्रहण करने का कार्य करते हैं, निलंबित कणिकीय पदार्थ हैं। ये कौन कौन से इसके एरोसोल के अंतर्गत कौन कौन से कण आ सकते हैं, तो एक तो धूल के कण आ सकते हैं, हमारे वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण, राख, परागकण। आप समझ रहे होंगे परागकण क्या है, धूल, राख, परागकण या धुएं की कालिख। यहाँ पर हम देख सकते हैं धुएं की कालिख के जो कण हो सकते हैं वो एरोसोल के अंतर्गत आते हैं। और ये सभी के सभी कण जो हैं, या एरोसोल की अगर मैं बात करूं तो प्रकाश के प्रकीर्णन में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। एक तो भूमिका किसमें रहती है, प्रकाश के, एरोसोल की भूमिका प्रकाश के प्रकीर्णन में भी इसकी भूमिका होती है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। निलंबित कणिकीय पदार्थ हैं, धूल के कण, राख, परागकण, धुएं की कालिख, ये सब क्या है, एरोसोल हैं। आर्द्रताग्राही नाभिक की तरह कार्य करते हैं और संघनन की प्रक्रिया को संभव बनाते हैं। अगर आर्द्रताग्राही नाभिक ना हो तो हमारे वायुमंडल में संघनन की प्रक्रिया होगी ही नहीं। तो ये पॉइंट यहाँ से बन सकते हैं। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, वीडियो को पॉज करके पॉइंट्स लिख सकते हैं। जो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ उन पॉइंट्स को बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, आगे भी बनते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा ना करें कि केवल वीडियो सुन ले, देख ले। तो सुनने और देखने से काम नहीं चलेगा। जो यहाँ पर बोर्ड पर लिखा जा रहा है, जो बोला जा रहा है, उसके नोट्स भी साथ साथ बनाते हुए चलेंगे। अब बात करते हैं वायुमंडल की संरचना की, बात हमने कर ली है, तो बात करते हैं वायुमंडल के अध्ययन की, सॉरी वायुमंडल के संगठन की। तो वायुमंडल के संगठन में मुख्यतः 5 परतें पाई जाती हैं। तापीय तापमान के आधार पर तापमान के आधार पर 5 परतें इसमें पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी परतें हैं मैं यहाँ पर बता देता हूँ। क्षोभ मंडल, सबसे निचली परत जो है क्षोभ मंडल, यानी इसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, और बहिर्मंडल, जिसको हम बोलते हैं एक्सोस्फीयर या बहिर्मंडल या बाह्य मंडल। ठीक है, इन ही परतों को मिलाकर के हमारा कंप्लीट वायुमंडल बनता है। हम देख लेते हैं यहाँ पर। देखो भाई, अगर ये हमारी पृथ्वी है, ये ग्लोब की स्थिति है, तो सबसे पहले हमारा जो आपको परत दिखाई दे रही होगी वो क्षोभ मंडल की, एक मिनट,
जो सबसे पहली परत आपको दिखाई दे रही होगी, सबसे निचली परत, वो क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फियर है। इसके बाद की जो परत है वो समताप मंडल है, यानी दूसरी परत होगी, नंबर एक, परत या पहली लेयर। नंबर दो, इसके बाद आता है मध्य मंडल, तीसरे नंबर पर। ऊंचाई के स्थान पर, ऊंचाई पृथ्वी से बढ़ते क्रम में है ये मध्य मंडल। चौथे नंबर पर है तापमंडल, और पांचवें नंबर पर है बाह्य मंडल या बहिर्मंडल। ठीक है, तो इन सभी परतों से जो क्षोभ मंडल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर समताप मंडल की बात कर रहे हैं, मध्य मंडल की बात कर रहे हैं, या हम जो बात कर रहे हैं तापमंडल की, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षोभ मंडल की विशेषता क्या है। ठीक है, ये इसकी क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं। यहाँ पर समताप मंडल से संबंधित या इसकी विशेषताओं के बारे में पूछा जाता है। मध्य मंडल में कौन सी घटनाएं घटती हैं, वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तापमंडल में कौन सी घटनाएं घटती हैं, वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एग्जामिनर कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो इन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं क्षोभ मंडल की, जिसको कहते हैं इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर। और कभी कभी आपको एग्जामिनर क्षोभ मंडल ना दे करके शब्दावली या टर्मिनोलॉजी ट्रोपोस्फियर को देवनागरी लिपि में लिख देता है, तो बच्चा क्या करता है, उसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो हम जो है क्षोभ मंडल को जैसे हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो उसका इंग्लिश में भी थोड़े बहुत टर्मिनोलॉजी याद करते हुए चलेंगे, तो हमारे लिए ये चीज़ें बहुत आसान रहेंगी। क्षोभ मंडल, अब क्षोभ मंडल को एग्जामिनर अगर इसको देवनागरी लिपि में लिखेगा तो वो कैसे लिखेगा? वो लिख देगा ट्रोपोस्फियर। अब बच्चे ने तो क्षोभ मंडल पढ़ा, हिंदी माध्यम के बच्चे ने तो क्षोभ मंडल पढ़ा, ट्रोपोस्फियर पढ़ा ही नहीं है, वो देवनागरी लिपि में लिख दिया। तो इसका भी हम इन चीज़ों पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, कहाँ से क्या चीज़ है क्या नहीं है। अगर हम क्षोभ मंडल की बात करते हैं, इसके विस्तार की बात करते हैं, तो इसका जो विस्तार है, मैं शॉर्ट में यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका जो विस्तार है वो सतह से, यानी पृथ्वी के धरातल से, इसकी ऊंचाई, सतह से औसतन ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है। क्लियर? सतह से इसकी ऊंचाई कितनी है भैया, इसका विस्तार कितना है? औसतन लगभग इसका 13 किलोमीटर। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम होती है, यानी जो ध्रुवीय क्षेत्र है, 90 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र है, मान लीजिएगा यहाँ पर ये 90 डिग्री है और ये विषुवत रेखा है। ठीक, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। और हम वायुमंडल की यहाँ पर संरचना की बात करते हैं, संगठन की, और ये क्षोभ मंडल है। ठीक, यहाँ पर ये क्या है, क्षोभ मंडल है। तो इसकी ऊंचाई तो ध्रुव से कम हो गई और विषुवत रेखा से क्या हो गई, अधिक हो गई। यहाँ पर देख लो, ये यहाँ पर क्षोभ मंडल है, ये पृथ्वी का 90 डिग्री अक्षांशीय रेखा है, 90 डिग्री अक्षांश रेखा है, यानी उत्तरी गोलार्ध है, ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है। तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी, और जो अगर 0 डिग्री अक्षांश रेखा है तो वहां से इसकी दूरी कितनी होगी, ये भी एग्जामिनर पूछ लेता है। ये भी चीज यहाँ पर डिपेंड करती है। तो ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम होती है, लगभग 8 किलोमीटर के आसपास होती है। और विषुवत रेखा से इसकी जो ऊंचाई होती है वो लगभग होती है 18 किलोमीटर। अलग अलग बुक में इसका अलग अलग डाटा है, लेकिन ये जो डाटा मैं आपको बता रहा हूँ ये एक ऑथेंटिक डाटा है। 18 के आसपास है, यहाँ 8 के आसपास है। तो कह सकते हैं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई में क्या आती है, कमी आती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई सबसे अधिक हमारे पृथ्वी पर कहाँ देखने को मिलती है, विषुवत रेखा पर। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई सबसे कम हो जाती है। ठीक है, एक बात यहाँ पर ये डिस्कस हुई। अरे यार ये क्या दिक्कत हो जाती है।
यार इससे क्या, एक बार इसको पूरा ही एक, अगर हम इसकी खोज की बात करें, इसकी खोजकर्ता कौन है, क्षोभ मंडल की खोज किसने की, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो टीजरेंस डीबोर्ट ने इस मंडल की खोज की है। ठीक, टीजरेंस डीबोर्ट ने इस मंडल की खोज की है। इसे विक्षोभ मंडल, मंडल या परिवर्तनशील मंडल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे विक्षोभ मंडल या परिवर्तनशील मंडल, क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है परिवर्तन होता रहता है। मौसम की सभी मौसमी या जलवायु जितनी भी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में ही होती हैं। ठीक, तो जलवायु से संबंधित, जलवायु एवं सभी मौसमी घटनाएं, घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। जैसे बादलों का बनना, कोहरा, हिमवर्षा, तड़ित झंझा, बादलों का गरजना, वर्षा ऋतु का आना, संघनन की प्रक्रिया, जितनी भी वायुमंडलीय या जलवायु या मौसमी जितनी भी घटनाएं हो सकती हैं वो सारी की सारी कहाँ हो रही हैं, क्षोभ मंडल में हो रही है। तो एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन उठाता है, रेज करता है कि सभी मौसमी घटनाएं सबसे अधिक किस मंडल में होती है, यहाँ पर होती है। क्या क्या घटनाएं हो रही हैं यहाँ पर? यार गुरु जी ये चलता क्यों ना, हाँ? ठीक है भाई, तो क्षोभ मंडल में कौन कौन सी मौसमी घटनाएं हो रही हैं? ठीक, जैसे अ, पवनों का संचार, सबसे पहले तो हम इसी पर चर्चा कर लेते हैं, पवनों का संचार। दूसरी बात है कोहरा, कोहरे में भी धूम्र कोहरा, ये सारे जितने प्रकार के हो सकते हैं। बादलों का बनना, संघनन की प्रक्रिया, वर्षण और जेट स्ट्रीम प्रवाह, एक प्रकार की पवन होती है, जेट स्ट्रीम प्रवाह। तो ये सभी घटनाएं कहाँ हो रही हैं, वायुमंडल में हो रही है, पूछ लेता है एग्जामिनर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद हम चर्चा करते हैं समताप मंडल की। इसकी करते हैं समताप मंडल की। दूसरी स्लाइड नहीं दिखाई दे रही इस पे, मिटेगा कैसे, चल गया यार अब बड़ी मुश्किल से।
तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, क्षोभ मंडल के बाद जो परत आती है, जो लेयर आती है, वो आता है समताप मंडल। लेकिन क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में एक संक्रमणशील क्षेत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक संक्रमण क्षेत्र है, एक संक्रमण क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं क्षोभ सीमा। क्या कहते हैं भाई इसको? क्षोभ सीमा कहते हैं। ठीक, तो आपसे पूछ लेगा समताप मंडल क्षोभ मंडल से किस प्रकार अलग होता है, या क्षोभ मंडल समताप मंडल को कौन अलग करता है? तो क्षोभ सीमा। यहाँ पर समताप मंडल और क्षोभ मंडल दोनों की स्थितियां एक साथ पाई जाती है, इसलिए इसको संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है। तो ये क्षोभ सीमा है। तो आपसे पूछ लेगा क्षोभ सीमा कहाँ स्थित है, तो क्षोभ सीमा समताप मंडल या समताप मंडल और क्षोभ मंडल के मध्य स्थित होती है। क्षोभ मंडल के बाद की जो बात करते हैं, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल हमें देखने को मिलता है या दिखाई देता है। समताप मंडल पर चर्चा कर लेते हैं। इसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक, इसको कहते हैं ट्रोपोपॉज। क्षोभ सीमा को इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोपॉज। ठीक, अगर हम इसके विस्तार की बात करते हैं, पॉइंट वन पॉइंट, इसका विस्तार कितना है समताप मंडल का, तो इसका विस्तार जो है सतह से लगभग 50 किलोमीटर तक है। कितना है? सतह से 50 किलोमीटर तक है। दूसरा मुख्य पॉइंट क्या हो सकता है, एक निश्चित कुछ दूरी तक तो इसमें तापमान लगभग समान रहता है, यानी नियंत्रित रहता है। लगभग क्षोभ सीमा के बाद या क्षोभ मंडल के बाद कुछ लेकिन जैसे 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 समताप मंडल की ऊंचाई बढ़ती है, तो तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है। अब ये वृद्धि किस कारण हो रही कि भाई धीरे धीरे हम क्षोभ मंडल से समताप मंडल की ओर गए, तो कुछ दूरी तक तो हमें समान कंट्रोल या नियंत्रित रूप से तापमान देखने को मिला, लेकिन लगभग जैसे और 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई से जैसे ऊपर की ओर जाएंगे समताप मंडल में, या समताप मंडल वाली परत में ऊपर की ओर जाएंगे, तो हमें अचानक से तापमान बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, यानी तापमान बढ़ता जाता है। तो इसका कारण है समताप मंडल में पाए जाने वाली ओजोन परत या ओजोन गैस की अधिकता इसमें पाई जाती है। ओजोन परत इसमें पाई जाती है, इसीलिए इसको ओजोन मंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओजोन मंडल कहा जाता है, क्योंकि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। लेकिन ओजोन परत पाई जाती है, ये हमारे पृथ्वी के वायुमंडल या पृथ्वी के पर्यावरण या पृथ्वी के जीव जंतुओं के लिए लाभदायक होती है, क्योंकि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को आने से रोकती है। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ये सूर्य से आने वाली यूवी रेज को क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है भैया? एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। यानी अल्ट्रावायलेट रेड को ये अब्जॉर्ब कर लेगी, यानी पराबैंगनी किरणों, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? अवशोषित कर लेती है, पृथ्वी पर आने से रोकती है। ठीक, अगर हम बात करते हैं इसकी समताप मंडल की स्थिति की, कि समताप मंडल में जो कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं घटित होती, इसी कारण इसमें वायुमंडल की उड़ान के लिए आवश्यक दशाएं अनुकूल हो जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल जो है या वायुमंडल की किस परत में वायुयान उड़ान भरते हैं, तो ये देखिएगा क्षोभ मंडल के बाद यहाँ पर आपको एक विमान उड़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो वो समताप मंडल, सॉरी, यहाँ पर समताप मंडल में ही वो दशाएं मिल पाती है, आदर्श स्थिति बन पाती है। तो समताप मंडल में वायुयान के उड़ान के लिए
आदर्श स्थिति होती है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई मौसमी घटनाएं होती नहीं, वातावरण बहुत कूल होता है, वातावरण शांत होता है, इसीलिए इसमें वायुयान उड़ान भर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पर रहता है कि इसमें एक विशेष प्रकार के बादल बन जाते हैं कभी कभार, जिन्हें बोलते हैं हम मदर ऑफ पर्ल, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। पूछ लेगा कि वायुमंडल की किस परत में या किस स्थान पर मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या नेक्रियस बादल या नेक्रियस बादल बनते हैं। तो समताप मंडल में मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या नेक्रियस बादल कभी कभार बन जाते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने एसएससी के किसी सीजल के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मदर ऑफ पर्ल क्लाउड वायुमंडल की किस परत में बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं मध्यमंडल की, मेसोस्फीयर की। तो मेसोस्फीयर जो लेयर है, जो परत है, वो समताप मंडल के बाद आती है। इसका विस्तार की अगर हम बात करें तो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक इसका विस्तार होता है। ठीक, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसके तापमान में कमी आती है। ठीक है भाई, बात करते हैं मध्यमंडल की। मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर। ठीक, ये इसकी जो परत है मध्यमंडल, ये हमें जो देखने को मिलता है, ये समताप मंडल में देखने को मिलता है। इसके अगर विस्तार की बात करें, विस्तार की बात करें तो विस्तार 50 से 80 किलोमीटर के मध्य इसका विस्तार होता है। यानी समताप मंडल से जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, वो 80 किलोमीटर तक है। इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ 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 इस मंडल या इस मध्यमंडल के तापमान में कमी आती है, और ये कमी लगातार निरंतर आती जाती है। जैसे मध्यमंडल में रहेंगे हम, यहाँ से लेकर के, जैसे समताप मंडल से लेकर के मध्यमंडल की लास्ट सीमा तक, यहाँ तक जाएंगे, यानी इसकी अंतिम छोर तक जाएंगे मध्यमंडल के, तो यहाँ तक ये तापमान लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो वह स्थान जहाँ पर मध्यमंडल का तापमान -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, वो पॉइंट यहाँ से पूछ लिया जाता है, एग्जामिनर क्वेश्चन क्रिएट करता है। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है। लगभग 80 किलोमीटर के आसपास पहुंचने पर मध्यमंडल में तापमान लगभग -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, वह मध्यमंडल का वह स्थान, क्वेश्चन क्या बन सकता है, मध्यमंडल का वह स्थान जहां तापमान न्यूनतम होता है, यानी -100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मेसोपॉज। मेसोपॉज एक ऐसी सीमा है, मेसोपॉज,
मेसोपोज एक ऐसी सीमा है मध्यमंडल में की ऊंचाई पर जहां पर तापमान न्यूनतम होता है, और यही मेसोपोज मध्यमंडल को तापमंडल से या आयन मंडल से क्या करती है, अलग करती है। यही मेसोपोज, यही सीमा जहां पर तापमान सबसे न्यूनतम होता है, वायुमंडलीय तापमान, वहां पर क्या है, ये मध्यमंडल को तापमंडल या आयन मंडल से अलग करती है। तो चर्चा करते हैं तापमंडल के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में भी क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं। क्या स्थिति बन रही है यार। आयन मंडल के बारे में देख लेते हैं। नहीं, जैसे ही नाम से ही पता चल रहा, आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर, इस मंडल को इंग्लिश में कहते हैं आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर। नाम से पता चला तापमान क्षोभ सीमा के बाद, जैसे मान लीजिएगा ये, सॉरी क्षोभ सीमा नहीं, मेसोपोज, ठीक, मेसोपोज के बाद जैसे ही हम आयन मंडल में प्रवेश करते हैं, जैसे ही हम आयनोस्फेयर मंडल में प्रवेश करते हैं, तो तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इस बढ़ते हुए तापमान के कारण ही इस परत का नाम तापमंडल रखा गया है। ठीक, तो आयन मंडल के अगर हम विस्तार की बात करें, तो अलग अलग बुक में या अलग अलग स्टडी मटेरियल में ये इसका विस्तार अलग अलग है। मेरे अनुसार जो मैं यहाँ पर डाटा आपको दे रहा हूँ या जो लिख रहा हूँ, उसके अनुसार इसका जो विस्तार है वो लगभग 80 से लगभग 400 किलोमीटर तक है। कितना है भैया, 80 से 400 किलोमीटर तक इसका विस्तार पाया जाता है। और इस मंडल में विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आवेशित कणों की प्रधानता होती है, जिस कारण से हमारी संचार व्यवस्था सुगम होती है। हमारी संचार व्यवस्था सुगम होती है। हम जो टेलीविज़न देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, तो वो जो संचार, एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो हमारा आयन मंडल के माध्यम से ही संभव हो पाता है। कहने का मतलब ये है कि आयन मंडल से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं और परावर्तित होकर के पृथ्वी तक आती हैं, और पृथ्वी पर आकर के संचार व्यवस्था को वो तरंगें क्या करती हैं, सुगम बनाती हैं। ठीक, इसके बाद जो आता है वो आता है बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर, इसका विस्तार जो है वो आयन मंडल के बाहर, अंतरिक्ष के बाहर तक है। कहने का मतलब ये है, इसका विस्तार 400 से या 450 से लेकर के ऊपर तक जो विस्तार है वो सबसे बाद का मंडल है, अंतिम है, सबसे बाह्य परत है वायुमंडल की। तो इसका विस्तार जो है 400 से लेकर के कुछ बुक में 1000 किलोमीटर तक है, 800 किलोमीटर तक है, ऐसा दे रखा है। लेकिन इसमें मुख्य बात यह है कि इसमें एक वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट पाई जाती है। बेल्ट पाई जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ लेता है एग्जामिनर कि वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, तो वो बहिर्मंडल में पाई जाती है। इस मंडल को चुंबक मंडल की संज्ञा भी दी जाती है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसको कहा जाता है, चुंबक मंडल भी कहा जाता है,
क्योंकि इसमें विद्युत आवेशित कण या चुंबकीय कण पृथ्वी द्वारा आवेशित किए जाते हैं। इसमें इसी मंडल में कुछ घटनाएं शामिल होती है जिसे हम कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा ऑस्ट्रालिस और अरोरा बोरियालिस जैसी घटनाएं अरोरा ऑस्ट्रालिस और अरोरा बोरियालिस जैसी घटनाएं बाह्य मंडल में घटित होती हैं। यह एक प्रकार की ध्रुवीय चमक होती है। क्या होती है यहाँ पर अभी आप इतना ही समझ लीजिएगा। अरोरा ऑस्ट्रेलिस और बोरियालिस ध्रुवों पर एक प्रकार की चमक उत्पन्न करती हैं। आई होप आज का जो ये सेशन रहा है वायुमंडल से संबंधित जितने भी फैक्ट हो सकते थे, जो भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे, मैंने समझाने का इसमें प्रयास किया है। तो ये वीडियो, ये लेक्चर आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ से पिछले एग्जामों में, जो पिछले वर्षों में एग्जाम हुए हैं, उनमें क्वेश्चन बने हैं और आने वाले समय में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। थैंक यू।